बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। ये जावेद अख्तर ने कहा है और इंटरेस्टिंगली दिल के बारे में हमने सबसे ज़्यादा शायरी में या फिर बॉलीवुड के गानों में ही पढ़ा है और सुना है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम अपने दिल को A to Z पहचान लें और ये समझ लें कि कब हमें इसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसकी कौन सी धड़कन है जिसको बीमारी के तौर पर पहचानने की ज़रूरत है, इश्क के लक्षण के तौर पर नहीं। और इसीलिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से हमारे साथ डॉक्टर गौरव महाजन हैं जो कि कार्डियक सर्जन हैं, डॉक्टर गौरव मिनोचा है हमारे साथ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपके मन में जितने सवाल होंगे अपने दिल से जुड़े हुए और उसकी सेहत से जुड़े हुए, उनके जवाब हम आपको देंगे। डॉक्टर महाजन, सबसे पहले आपसे सवाल कि लोगों को जब भी चेस्ट पेन होता है तो कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं कि बस हार्ट अटैक आ गया है, और कुछ लोग आ भी जाता है तो सोचते हैं कि नहीं, मैंने कुछ खाया था और मुझे एसिडिटी हुई है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें, कब समझ जाएं कि ये हार्ट अटैक हो सकता है? राइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पूजा। हमको सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो हार्ट अटैक हमें आया भी है या वो कुछ हार्ट अटैक से अलग चीज है। तो हार्ट अटैक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। चेस्ट पेन आपके लेफ्ट साइड में रहता है, शोल्डर पर जा सकता है, आर्म में जा सकता है, नेक में, जॉज में, बैक में, और ये टिपिकली एक्सर्शन पे आता है या थोड़ा सा अगर आप वॉक करने की कोशिश करें या कभी खाना खा लिया तब आ सकता है। और ये चेस्ट पेन काफ़ी एक्सक्रूशिएटिंग रहता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपकी छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया हो। इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो ये मोर लाइकली इट इज़ अ हार्ट अटैक। रादर अगर हम ये सोचें कि ये हार्ट अटैक नहीं है और ये एसिडिटी की पेन है या गैस की पेन है, तो वो पेन जो रहती है वो स्टार्ट जो होती है वो आपके अपर एब्डोमेन से होती है, पेट के ऊपर से। और पेशेंट बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स देगा कि मेरे को कुछ जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, जो कि हार्ट अटैक में मैंने बोला कि एक्सक्रूशिएटिंग स्क्वीजिंग पेन होती है, जैसे दबाव वाली पेन, और ये जलन वाली पेन होती है। और आपको इसके साथ खट्टे डकार भी आते हैं। आप पहले से भी काफ़ी एक मेडिसिन लेते रहते हैं एसिडिटी की, डॉक्टर्स आपको काफ़ी सालों से देते रहते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे को हार्ट अटैक हो रहा है या एसिडिटी की पेन हो रही है। एक बार ये पता लग जाए तो हमारे रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं और पेशेंट्स को बहुत बेहतर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ एक क्लासिक डिफरेंस भी है, जैसे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिडिटी का पेन है या हार्ट का पेन है। यस, एसिडिटी का पेन जो मोस्टली रहता है आपको 1 से 1.5 घंटा खाना खाने के बाद आता है, जो कि पेन आपके स्टार्ट जैसे मैंने बोला अपर एब्डोमेन से होके ऊपर जाता है और रेस्ट पर आ जाता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है उस पेन को कि वो चलने पर ही आए। वेयरएस जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग्स में होता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से। वो पेन आपको कई बार तो एक लेटे लेटे ही भी आ जाएगा। उस टाइम पे आपको दर्द होगा और पेशेंट विल गो फॉर ब्रीदिंग आउटसाइड, इसको हम एयर हंगर बोलते हैं। वो रूम में नहीं रह सकता, उसको एक विंडो चाहिए होता है या वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर इस तरह की टिपिकल हिस्ट्री पेशेंट देता है तो वो हार्ट अटैक का पेन होता है। बिल्कुल। सो वन टिल द टाइम वन इज कंफ्यूज्ड, ये हार्ट अटैक है या एसिडिटी है या क्या है, क्या करना चाहिए? पहले पैंडी खानी चाहिए या एस्प्रिन खानी चाहिए या दोनों खा लेनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, बिकॉज ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर कोई यंग पेशेंट है जिसको पहले कोई पेट की प्रॉब्लम है, सो ऑब्वियसली पहले वो एंटासिड्स खाएगा, पहले वो देखेगा कि शायद मेरे को इससे रिलीफ मिल जाए। और अगर वही पेशेंट कोई एल्डरली पेशेंट है जिसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकर है, पहले कोई हार्ट की डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा पेन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको पहले उसको कार्डियक कंसिडर करना चाहिए। बट दोनों सिचुएशंस में ही अगर किसी पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा नॉर्मल जैसे गैस की दवाई लेने से, क्योंकि पहला रिफ्लेक्स यही होता है कि गैस है, तब उसको विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स डिसाइड टू शिफ्ट टू अ हॉस्पिटल और गो फॉर इवैल्यूएशन टू अ डॉक्टर। डिस्प्रिन आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। डिस्प्रिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं हार्ट अटैक के, जैसे मैंने कहा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकर्स, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, उन सबको घर पे रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो अगर आपको है या किसी फैमिली मेंबर को ऐसा रिस्क है
तो हमें डेफिनेटली डिस्प्रिन एट हैंड रखनी चाहिए। डिस्प्रिन का टॉपिक आया तो सर एक कॉमन जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है, डिसॉल्व करके लेनी है, स्वॉलो करनी है, चू करनी है? डेफिनेटली वो भी मैटर इसलिए करता है क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी की उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा तब होती है अगर आप उसको च्यू करते हैं या उसको डिसॉल्व करके लेते हैं। सो बेस्ट इज टू च्यू इट एंड और यू कैन डिसॉल्व इट एंड टेक इट विद वाटर, बट या इट शुड बी टेकन एज फास्ट एज पॉसिबल। जी, जिस वक्त ये पेन चल रहा है सर, अगर हम मान ले कि हार्ट का है, उस वक्त ऐसा एक टर्म होती है गोल्डन आवर, तो जो लोग बायस्टैंडर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए टिल द टाइम यू रीच अ हॉस्पिटल? राइट, तो अगर फैमिली मेंबर्स ने ये डायग्नोज कर लिया है कि हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है या सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर गौरव विनोद सर ने बोला कि 2 ड्रग्स जो हैं वो बहुत ही मैजिकल ड्रग्स हैं। एक एस्प्रिन जो डिस्प्रिनिया होती है, हमेशा घर पे रहना चाहिए, हमेशा रीच पर रहना चाहिए आपके, और दूसरा नाइट्रोग्लिसरिन, बहुत ही कॉमन नेम है सॉर्बिट्रेट करके। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये ड्रग जो है उनके रटी होती है बिल्कुल कि सॉर्बिट्रेट लेकर ही हमें कहीं पर चलना है। तो ये 2 मैजिक ड्रग्स हैं जो कि हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो बायस्टैंडर्स जो हैं एक बार डायग्नोज हो गए तो दे शुड ऑलवेज कॉल फॉर द हेल्प। हमेशा हमें जो एम है वो ये है कि हमें इस पेशेंट को विद इन सम 15 to 20 मिनट्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। उस 15-20 मिनट में हमें क्या क्या करना है, उसके कपड़े लूज कर देने हैं, उनको एस्प्रिन दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरिन का टैबलेट दे सकते हैं, और उनको एकदम खुली हवा में रख सकते हैं ताकि वो सांस ले सकें। मीनवाइल कॉल फॉर द एम्बुलेंस और जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। तो ये गोल्डन पीरियड है हाफ एन आवर का, जब हार्ट अटैक का पेन शुरू हो तो वो पेशेंट इमरजेंसी में आ जाना चाहिए। और इमरजेंसी से अगेन वी हैव अनदर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कि वो पेशेंट हमारे लैब में आ जाना चाहिए और हम उसको डायग्नोज कर पाएंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम अंदर चल रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त में नहीं करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा लोग जो कई बार पैनिक क्रिएट करते हैं, तो आपने ये टर्म सुना होगा CPR, कार्डियक मसाज हो जाती है। तो कई लोग ऐसा कर देते हैं कि अगर चेस्ट पे आपको पेन हो रहा है तो वो आपका चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तभी करना चाहिए जब आपको लगे कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो रहा है, उसका जो कॉन्शियस लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो दैट मीन्स उसको ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम हो रहा है, हार्ट उसका बंद हो रहा है या हार्ट उसका इरेगुलर रिदम में आ गया है। उस टाइम पर आपको कार्डियक मसाज रिजर्व रखना चाहिए, और जैसे ही आपको लगे कि अनकॉन्शियसनेस लेवल्स आ रहे हैं उस टाइम आपको मसाज करना चाहिए, नॉट ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। जो लोग ट्रेंड नहीं है CPR को लेकर, वो भी कभी कभी डेस्परेशन में ऐसा करते हैं, इज इट एडवाइजेबल? कर सकते हैं? देखिए, ट्रेनिंग आई थिंक आजकल के टाइम में CPR की ट्रेनिंग हर एक बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े को सबको होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो अगर आपको ये छोटा सा ट्रेनिंग जो 10, 15, 20 मिनट का होता है, अगर ये आपका हो जाए और आपको CPR करना आ जाए तो आप काफी लाइफ सेव कर सकते हैं। नॉट ओनली द हार्ट प्रॉब्लम, मेनी पीपल यू विल फाइंड ऑन द रोड विद द एक्सीडेंट्स, आप उनको भी CPR करके, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता, जब तक कन्वेंस नहीं आ जाता, तब तक आप CPR करके उनका सर्कुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो दिल के मामले में पहला रूल है हैंडल विद केयर। और अगर बात फीमेल्स की हो तब माना जाता है कि महिलाएं और ज़्यादा टेंडर होती हैं, ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, उनके वार्निंग साइंस भी कुछ अलग होते हैं। फीमेल्स कैसे पहचाने? और आमतौर पर ये माना जाता है भारत में कि पुरुषों को ही ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, फीमेल्स को उतने नहीं होते। ये एक मिथ है। डेफिनेटली फीमेल्स आर एज प्रोन टू हार्ट अटैक्स बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एज। तो ये कहा जाता है कि एक डेकेड का डिफरेंस होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज दे आर एज प्रोन फॉर अ हार्ट अटैक एज मेन। और अगर कोई फीमेल को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनको और जल्दी रिस्क जो है उनका एज गुड एज फॉर मेन हो जाता है। फीमेल्स में ये भी कहा जाता है कि जो पेन है वो एटिपिकल हो सकते हैं। तो जैसे टिपिकली पेन डॉक्टर महाजन ने बताया, इट इज अ सेंट्रल सबस्टर्नल क्रशिंग सेंसेशन। और तो फीमेल में कहा जाता है कि शायद ऐसी सेंसेशन ना हो, सिर्फ डिजीनेस हो, सिर्फ स्वेटिंग हो, जिसे हम एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं। कई बार सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है वॉमिटिंग्स के साथ, घबराहट, ऐसी सिम्टम्स को भी अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें हार्ट अटैक के पॉसिबल सिम्टम्स मान लेना चाहिए। तो इसमें कोई पेन भी नहीं हुआ, इसमें कोई पेन भी नहीं हुआ, स्वेटिंग भी नहीं हुआ, और मुश्किल है पहचानना। और मुश्किल है पहचानना।
और कई बार डिस्कम्फर्ट जब अपर एब्डोमेन में होता है, कई पेशेंट्स आते हैं अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट के साथ, वो कई बार सर्जन्स के पास पहुंच जाते हैं ये मानते हुए कि ये गॉल ब्लैडर पेन है। और एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि कई बार सिर्फ जॉ पेन होता है, तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। सो दीज आर एटिपिकल प्रेजेंटेशन जहां पर पेशेंट प्रेजेंट करता है नॉट क्लासिकली विद चेस्ट पेन बट विद सिम्टम्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल हार्ट अटैक। हाउ डू यू रीच दिस असेसमेंट कि ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें कोई क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है? जिसमें क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं, वहां पर जहां सिम्टम्स किसी और डिजीज प्रोसेस के साथ नहीं मैच कर रहे, स्पेशली मोस्ट ऑफ देम विल प्रेजेंट विद अ कॉमन सिम्टम जिसे हम कहते हैं घबराहट, रेस्टलेसनेस हो, स्वेटिंग हो और ऐसे सिम्टम्स हो जो पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो जो हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली ट्रेंड हैं उसको पहचानने के लिए ये हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन पब्लिक में भी ये पहचानना जरूरी है कि अगर आपको रेस्टलेसनेस है, घबराहट है, उलझन है, स्वेटिंग हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है मेरे साथ, कईयों को सिर्फ पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फेंटिंग एपिसोड्स, ऐसे एपिसोड्स हार्ट अटैक पॉसिबली हो सकते हैं। पहचानना मुश्किल है, लेट पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम अवॉइड ना हो जाए। ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि पेशेंट्स घर पे ही वेट करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं तंग ना करूं, कल सुबह चले जाएंगे, लोगों को उठाना पड़ेगा। दैट इज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो गोल्डन आवर निकल जाता है। रादर अगर हम 4 से 6 घंटे में आर्टरी को नहीं खोलते हैं तो ये कहा जाता है कि वो जो जितना बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं वो मिस हो जाता है। यानी सिम्टम्स कंफ्यूज कर सकते हैं। फीमेल्स के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, मेल्स के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या कंफ्यूज करता है, उससे भी ज़्यादा लोगों की ये सोच कि हम अभी यंग हैं, हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हम तो फिट दिखते हैं इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो डॉक्टर महाजन, फिट दिखना और फिट होना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमने हाल ही में एक बॉलीवुड स्टार का केस देखा, सिद्धार्थ शुक्ला का, 40s में थे, देखने में एकदम फिट थे, हैंडसम कैटेगरी में भी आते थे, बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही हैड नो टाइम। राइट। तो ऐसे ही लोगों को आप क्या सलाह देंगे जिनका देखने में ऐसा लगता है कि सब ठीक है? देखिए, इन ऐसे लोगों को अपना, हर एक पेशेंट को अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर असेस करना चाहिए, हर एक पेशेंट को। और मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा कि नॉट इवन पेशेंट, एवरीवन हु इज अबव 40, हु इज कैचिंग 40 नाउ, they should go to a doctor and get all the tests done। अब हो क्या रहा है कि आप देखने में तो बहुत अच्छे हेल्दी लग रहे हैं, बट नंबर 1 हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में ये डिजीज है, आपके अंदर ये डिजीज आना शुरू हो गया जेनेटिकली, जीन से ये डिजीज काफी ज्यादा ट्रांसमिट होती है, तो वो आपको पता नहीं लगती। नंबर 2, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो आपने लिया है सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम, इनमें स्ट्रेस बहुत है। उनकी जो स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि जो उनको काफी स्ट्रेस देता है। तो यंगस्टर्स में स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, देन जेनेटिक है प्रीडिस्पोजिशन। आजकल ये भी देखा गया है कि स्ट्रेस से और स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लग गया है, और यंगस्टर्स जो हैं इस हाई ब्लड प्रेशर्स को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब भी बीपी हाई होता है उनको हेडेक होता है, उनको ब्लरिंग होती है, हैवीनेस होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 तक चले जाता है और उनको कोई सिम्टम नहीं होता। ये पेशेंट्स हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। दिखने में बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर 200 चल रहा है। हाउ डू यू गेट टू नो कि आपका बीपी इतना शूट कर गया है? वो आते हैं जब हमारे पास चेकअप करवाने, हम उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि ब्लड प्रेशर इज 200/100। अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखने में दे आर वेरी मस्कुलर, दिखने में दे आर वेरी फिट, बट ब्लड प्रेशर उनका 200 है। और जब हम थोड़ा हिस्ट्री लेते हैं तो मदर ऑल्सो इज हाइपरटेंसिव, फादर को भी ब्लड प्रेशर है, दोनों के दोनों टैबलेट्स लेते हैं। अगर हम इनसे पूछते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो लाइफस्टाइल आपको आजकल पता ही है कि क्या चल रहा है। अगर खान पान के बारे में पूछते हैं तो दे आर ऑल इनटू दैट हाई फैटी डाइट, ऑल फास्ट फूड डाइट। तो ये सारी चीजें मिलके आपको इतने ज्यादा जो रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं, तो दिखने में आप जरूर फिट करेंगे, बट ये रिस्क फैक्टर्स ग्रो करते रहेंगे, एंड व्हेन यू टच द एज ऑफ अबाउट 50, तो ये सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और आपको हार्ट अटैक का पेशेंट बना सकते हैं। जी डॉक्टर गौरव मिनूचा, वी आर सीइंग इरेटिक लाइफस्टाइल्स, वी आर सीइंग इरेगुलर शिफ्ट्स, जंक फूड, स्ट्रेस, स्मोकिंग। तो अब लाइफस्टाइल फैक्टर्स कितने बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जेनेटिक्स को हम कितना ब्लेम करें व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीज? I think everything has a role to play,
सो लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नाउअडेज। जैसे आपने कहा कि हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, हमारी डाइट बहुत इरेटिक हो गई है, डाइट बहुत सॉल्ट रिच हो गई है, हम प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा, ये ब्लड प्रेशर का ऑनसेट बहुत जल्दी हो जा रहा है, डायबिटीज हैज बिकम वेरी कॉमन। तो हम मोस्टली डिपेंडेंट हैं कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पे। फैट्स तो छोड़ दीजिए, कार्ब्स इतने हैं हमारे डाइट में कि हम तो पेशेंट जब ओपीडी में आता है उनकी शक्ल और उनकी बॉडी हैबिट्स देख के ही बता देते हैं कि इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इनको डायबिटीज होने का चांस है। सो रादर मैं अपने पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को भी आजकल देख के उनको पहले ही अवेयर करा देता हूं कि आप अपना टेस्ट कराइए। तो आपने ये सवाल पूछा कि यंग में भी ऐसा रिस्क हो सकता है, तो डेफिनेटली यंगस्टर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड दे टेस्ट देमसेल्व्स फॉर इट। सो ये लाइफस्टाइल को ठीक रखना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, ये अपना वेट को कंट्रोल में रखना, और ये अवेयर होना कि जो आप खा रहे हो वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट। सो ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, हैविंग फ्रूट्स, having lot of water, not having excessive sweetie, these sugary drinks, that is very important. And it is very important to exercise regularly. और urban areas में especially दिल्ली में मैं especially ये मानता हूँ कि air pollution has a big role to play. That is also I would say a part of the environment that we live in. अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम ये होता है कि हम सोचते हैं कि पार्क में जाके खुली हवा में जाके लंबा सांस लें, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द एयर क्वालिटी। एंड मैं ये कहूँगा कि ये जो मास्क हम लोग आजकल कोरोना के लिए यूज कर रहे हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट इन दिस सीजन टू बी यूज फॉर एयर पोल्यूशन। राइट। और N95 मास्क स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट। और अब तो सर्दियां आ रही हैं, फिर एयर क्वालिटी खराब होती है, तभी बढ़ते हैं ये सब हार्ट अटैक सर्दियों में। आप देखेंगे एक रीजन तो ये रहता है कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बट पॉल्यूशन हैज अ बिग रोल टू प्ले, जिसको आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। Since you have brought up this issue, we have seen winters में 4 AM 3 AM ये टाइम बड़ा क्रूशल होता है फॉर हार्ट पेशेंट्स। तो जो लोग ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? दिसंबर में हमने देखा ज्यादा हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स होते हैं। नहीं, डेफिनेटली विंटर टाइम एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम इज अ टाइम जिस टाइम ये कहा जाता है कि जो ब्लड की थिकनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोननेस बढ़ जाती है। सो इसमें आई थिंक हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने शुरुआत करी थी, ये होता है कि सिम्टम को रिकॉग्नाइज करना एंड टू रीच द हॉस्पिटल फास्ट। सो मिडनाइट सिम्टम्स आर मोस्ट ऑफन इग्नोर्ड बाय पेशेंट, एंड जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम में पहुंचते हैं। जो आपने एक एग्जाम्पल लिया एक एक्टर का, समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हुआ, बट वहां पर भी यही सिचुएशन थी। अवॉइडेंस ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल, अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स, मॉर्निंग में देखेंगे घबराहट है, जलन है, पानी पी के सो जाना, I think that should be avoided. If you have a symptom, you can wait for some time, but अगर वो symptom resolve नहीं हो रहा तो हमें हॉस्पिटल, चाहे आधी रात है, जाना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक 60 के बाद होता है, तो जो आंकड़े हैं इंडिया के खासतौर पर वो बताते हैं कि 50% हार्ट अटैक 50 साल की उम्र से पहले और 25% हार्ट अटैक 40 साल की उम्र से पहले आ जाते हैं। अब तो सर हम देख रहे हैं कि 20s 30s के पेशेंट्स भी हैं, वो हार्ट पेशेंट्स हैं, दे हैव हैड एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक। तो उन लोगों को जिन्हें ये लगता है कि हम फिट भी हैं, हमारे घर में किसी को हार्ट अटैक भी नहीं और अभी तो हमारी एज भी नहीं है, उनको 20s से ही ध्यान में रखना चाहिए और क्या उनकी लिस्ट होनी चाहिए? स्पेशली 2 रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये 20s की एज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 डिसलिपिडीमिया। अगर आप देखें तो डिसलिपिडीमिया मींस उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफी हाई रह सकते हैं। ये अगेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो पेरेंट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं तो बच्चे के भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एट द एज ऑफ 20-25 वो हाई हो सकते हैं, तो उसको प्रॉपर टाइम पे चेक करवाना है। नंबर 2 इज डायबिटीज। अगर आपके फादर और मदर दोनों डायबिटिक हैं तो बच्चे को कभी भी, या ज्यादातर, मतलब अगर आप 2 बहन भाई हैं तो उनमें से एक को तो 200% डायबिटिक होना ही है। एक बच भी सकता है, एक को होना ही है। उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इतना है कि अगर दोनों पेरेंट्स हार्ट के प्रॉब्लम के मरीज हैं तो बच्चों को जरूर अपना टाइम टू टाइम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट हो गए और या ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, ये कभी ना कभी करवाते रहना चाहिए। अगर कोई सिम्टम आए तो जरूर करवाएं, और अगर सिम्टम नहीं भी आए तो भी आप अपना ये ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स स्पेशली एंड शुगर लेवल्स दोनों।
और अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुश्किल काम होते हैं हार्ट का ख्याल रखने के लिए, हम नहीं कर सकते, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कल जिम जाएंगे, जूते तो आज खरीद लिए लेकिन कल से रनिंग करेंगे, परसों से एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और अगले दिन स्मोकिंग भी छोड़ देंगे। ये छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं डॉक्टर मिनूजा, जो आज ही की जा सकती हैं एंड इट गोज अ लॉन्ग वे। I think it's very important to manage each and every risk factor that you have. So awareness of risk factors is very important. Smoking is a major risk factor, especially in the young. तो हमारे जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, हमारा सबसे पहले इन यंग एज ग्रुप ये इंटरेस्ट रहता है कि इनका कारण क्या है। सो स्मोकिंग हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 50 to 70% somehow turned out to be smokers. And then they will have, as Dr. Mahajan said, high cholesterol levels and family history. So in sub risk factors को जानना and to start working on them right away is I think very important, because ये aggregation है कि धीरे धीरे करके ये risk factor add up होके आपका एक final जैसे concluding event हम heart attack कह सकते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। So I think every step is important. Every step is important. हम बहुत सुनने में लग रहा है हम बहुत हेवी बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 सिंपल टिप्स, 4 सिंपल एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है। हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। इफ यू आर वॉकिंग 30 minutes इन अ डे, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद लाइट जिमिंग, बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं बनाना है, बट येस यू शुड ऑलवेज डू दैट मच ऑफ जिम कि आपके जो मसल्स हैं वो टोन जरूर रहें, और आप वॉक कीजिए, टेक लॉट ऑफ वाटर, एंड वाटर हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन हार्ट। बट आप उस टाइम पे हार्ट के मरीज नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो उसका हम वाटर का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और अगर 40 की उम्र तक आपकी कोई फिटनेस एक्सरसाइज कुछ नहीं है तो क्या एडवाइजेबल है कि जिम जाएं? तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलके एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेने चाहिए, एक ईसीजी जरूर करवा लेने चाहिए, बिकॉज नो वन नोज कि आपके अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये आपको अलाउ भी करेंगे विग्रस एक्सरसाइजेस के लिए कि नहीं। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिम के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो खुद ही आपको मेडिसिन भी लिख देते हैं, खुद ही आपको वो मल्टीविटामिन्स भी एडवाइस कर देते हैं, और खुद ही आपको एसेंशियल्स जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो भी एडवाइस कर देते हैं। बट एट टाइम्स ऑल दीज पेशेंट्स कैन नॉट टेक These things should be done by the doctor, not the gym instructors. तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, आपके अंदर क्या डिजीज है वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। अगर आप विगरस एक्सरसाइजेस में जंप कर रहे हैं, एक बार आपको डॉक्टर से जरूर एडवाइस ले लेना चाहिए। आई थिंक डे टू डे जो हम लोगों का देखते हैं, पीपल ऑलवेज कंप्लेन कि हमारे पास टाइम नहीं है। सीढ़ियाँ ले सकते हैं, रात में चैन की नींद ले सकते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रह सकते हैं, जंक फूड छोड़ सकते हैं, और एक चीज सर जब हम देखते हैं कि एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स कि नमक कम खाइए, तो वो कितना कम खाना है वो भी डिसाइड नहीं कर पाते, उसके लिए क्या बताएंगे आप? अब नमक पे अगर मैं बात करता हूँ तो कि नमक इज वेरी प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर। जितना हम नमक खाते हैं उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता है उतना ही आपको चांसेस ऑफ आर्टरीज गेटिंग कंस्ट्रिक्टेड, बंद हो जाती हैं आर्टरीज आपकी, उतना ही चांसेस ऑफ हार्ट अटैक वो बढ़ जाता है आपका। तो इसलिए हम नमक को हमेशा अवॉइड करते हैं। और बाकी जो आपने बोला है कि एक्सरसाइज का आपने बोला है दूसरा चीज, वो तो आपको एक बार मैंने जैसे कहा है कि डॉक्टर के बिना एडवाइस के यू शुड नॉट डू विग्रेस एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज एनीवन कैन डू इट। इस मामले में एक मैं कमेंट मैं करना चाहता हूँ कि सडन, जैसे सर ने कहा, सडन विग्रेस एक्सरसाइज इज नॉट गुड एट एनी एज। So if you are not accustomed to exercising, you should always start slow. You should always have a warm up. And we've had patients, rather मेरे पास अभी एक patient admit हैं जो 25 साल के हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टिपिकल यंग मेल, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बस एक दिन शौक आया और फुटबॉल खेलने चले गए, और स्पेसिफिकली ही टोल्ड मी कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को पुश किया, and he ended up having chest pain on the field. Just because of undue physical exertion. So undue physical exertion for people who are not used to exertion, जो कि unfit हैं, I think it has not been really promoted as a big risk factor, but I think it should be avoided. I have had individual situations where I've had multiple बैडमिंटन प्लेयर्स कमिंग टू मी। मेरे हिसाब से तो मैं उन सबको कहता हूँ कि अगर आप अनफिट हैं, ये पार्क्स में और कुछ हॉल्स में काफ़ी शर्त लगा के वो शाम को खेलते हैं,
तो मुझे लगता है कि ये विगरस अनड्यू फिजिकल एक्सर्शन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। आप ट्रेन करिए, आप धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, बट डोंट ट्राई टू डू समथिंग ऑन वन डे इटसेल्फ। तो क्रक्स ये है कि ओवर एक्सरसाइजिंग भी आपको नुकसान कर सकती है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, आपकी बॉडी उस तरह से उसके लिए फिट नहीं है, अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। अगर आपको लगता है कि आज ही मुझे वजन घटाना है, आज ही से सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन 20 मिनट की वॉक, थोड़ा सा नमक कम करना, जंक फूड कम करना, स्मोकिंग छोड़ना, ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन हम और आप इसे कर नहीं पाते हैं। इस वर्ल्ड हार्ट डे कम से कम कोशिश कीजिए कि आप अपने दिल का ख्याल रखिए, फिर आपका दिल अपना ख्याल खुद रख लेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिनोचा एंड डॉक्टर महाजन फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड हार्ट डे पर इन टिप्स को जरूर ध्यान रखिएगा, 4 में से 2 भी अपना लेंगे तो भी आपका भला होगा।